ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले जो हमने दो प्रोडक्ट खत्म किए, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक थे उसमें दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में है, क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के बीच में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब कितने वेक्टर आएंगे? 3 वेक्टर आएंगे, और स्केलर का मतलब उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो देख लो कैसा दिखता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इज called scalar triple product, is called scalar triple product। ट्रिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 वेक्टर है, प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर आएगा। कैसे स्केलर आएगा? देखो, बी और सी का क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर, और ये जो भी वेक्टर आएगा उसका क्या करोगे आप? डॉट। किसके साथ? ए के साथ। तो डॉट करने पे क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से इसको स्केलर कहा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि 3 वेक्टर है, रिजल्ट एक स्केलर आएगा। समझा यहाँ तक? अच्छा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, बॉक्स बना लो ऐसा, ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ए डॉट बी क्रॉस सी को बॉक्स ए बी सी भी लिखते हैं। इस वजह से इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक नाम और भी है, बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है ना? समझा? इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास बॉक्स ए बी सी है, बॉक्स ए बी सी है, और अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज करते हो, बट इस तरीके से कि उनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा होगा। ए बी सी है, आपने इसको चेंज कर दिया बी सी ए में, क्या साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ? क्या बी के बाद कौन आता है? सी आता है ना, और सी के बाद वापस से ए आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हो सी ए बी, तो इन तीनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज भी करते हो, बट इंटरचेंज करते वक्त अगर आप उसके साइक्लिक ऑर्डर पे ध्यान रखते हो कि उनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो उनके रिजल्ट पे भी कोई फर्क नहीं गिरता है। ये समझा पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास बॉक्स ए बी सी है और आपने इनमें से किसी दो को ही चेंज किया, लेट्स से आपने बी और सी को चेंज कर दिया, क्या अब ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? क्या नहीं। तो अब यहाँ लगाना है आपको माइनस, मतलब अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। समझा? ठीक है। अच्छा, एक बात जो ध्यान रखना है आपको कि ए डॉट बी डॉट सी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। ए डॉट बी डॉट सी क्यों नहीं हो सकता है वो भी समझो। जब आप बी और सी का क्या करोगे? डॉट। बी और सी का जब आप डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो डॉट हम लोग दो वेक्टर के बीच में करते हैं, क्रॉस भी हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में करते हैं। तो बी और सी का डॉट करने पे क्या ये वेक्टर रहेगा? क्या नहीं, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी ना। तो एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है, उनके बीच में कोई डॉट हो सकता है? क्या नहीं। इस वजह से इस टाइप का कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा। तो ये मीनिंगलेस है। कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। याद होगी प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है, मतलब डॉट के जगह क्रॉस और क्रॉस के जगह डॉट आ सकता है। बट अगर अभी आप सोच रहे कि सर अपन ब्रैकेट यहीं पे रखते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि बी और सी का डॉट करने पे क्या मिलेगा? एक स्केलर। एक स्केलर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं हो सकता है। क्रॉस भी करना है तो दो वेक्टर्स के बीच का ही होगा।
इस वजह से डॉट और क्रॉस के साथ ब्रैकेट भी चेंज होगा। समझ में आया क्या? तो आप डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज कर सकते हो, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। ओके, सो फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब कब आएगी? है ना, बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब कब आती है? पहली सिचुएशन कि अगर कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, तीनों में से अगर कोई एक वेक्टर 0 है, तब इनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तीनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 है, तब इनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है, वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल है, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो इनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ये कैसे आएंगे ना, ये अगले प्रॉपर्टी से बता देता हूँ मैं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए दिया है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर ए दिया है। एक वेक्टर बी दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये सेकेंड वेक्टर दिया है। और एक थर्ड वेक्टर देकर है a3i प्लस b3j प्लस c3k। आपके पास 3 वेक्टर दिया है और आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लो a1 b1 c1, सेकेंड रो के एलिमेंट लिख लो a2 b2 c2, थर्ड रो के एलिमेंट लिख लो a3 b3 c3। इस तरीके से आपको बॉक्स प्रोडक्ट ABC निकालना है। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर 0 है, अगर कोई एक वेक्टर 0 है, जैसे मान लो वेक्टर A 0 है, तो वेक्टर A 0 है तो उसके कंपोनेंट 0 रहेगा ना। वेक्टर A 0 मतलब कंपोनेंट 0, तो A1 B1 C1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। अगर किसी एक रो में एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आती है। अब ट्राई करके देख लो, कोई भी एक डिटरमिनेंट में कोई भी रो ले लो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो ही है। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट 0 तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, सेकेंड रो सभी 0 तब भी 0, थर्ड रो 0 तब भी 0। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर A 0 है, मतलब A1 B1 C1 की वैल्यू 0 आएगी और A1 B1 C1 की वैल्यू 0 आएगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0। इसलिए अपन ने लिखा है कि बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 रहेगी। कब? A 0 होगा या B 0 होगा या फिर C 0 होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अगर दो वेक्टर इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है, तब भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है? अगर दो वेक्टर इक्वल है मतलब उनके कंपोनेंट इक्वल होंगे, मतलब उनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। लेट्स से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या है? a1 b1 c1। वेक्टर बी के कंपोनेंट भी क्या रहेंगे फिर? a1 b1 c1। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो रो के एलिमेंट सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। आप कभी ट्राई कर लो, आज ही ट्राई कर लेना कि डिटरमिनेंट है, कोई भी दो रो के एलिमेंट आप सेम ले लो। जैसा अगर इसको आपने 1 1 1 लिया तो इसको भी आप क्या करो? 1 1 1 ले लो, या 1 2 3 लिया तो इसको भी आप 1 2 3 ले लो। आपको पता चलेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आ रही है? 0 आ रही है। तो ये साथ ही साथ अपन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी देख ली कि अगर कोई एक रो के सभी एलिमेंट 0 तो आंसर 0 आएगा, अगर कोई दो रो के एलिमेंट सेम तो आंसर 0 आएगा। समझा क्या? ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तब भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है ना। अब ये क्या है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना होगा। ठीक है, या आपके पास एक पैरेललोपिपेड है। हमारे घर पे जब नई फ्रिज लाते तो उसका बॉक्स देखो जो होता है फ्रिज का, वो क्यूबॉइड है। वो क्या है?
क्यूबॉइड। अगर मैं उसके फेस को एक तरफ से फोर्स लगा के दबा दूं तो उसके फेस आपको पैरेललोग्राम दिखेंगे। ये फेस देखो ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना, तो ये पैरेललोग्राम से बने हुए है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड। क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड। तो इस पैरेललोपिपेड के ये एजेस है, एजेस मतलब साइड, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, इसको बोलते हैं कोटर्मिनस एजेस। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को क्या बोला जाता है, कोटर्मिनस। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड्स किसकी, पैरेललोपिपेड की। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का जो फॉर्मूला है वो है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। इसका मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी है और कुछ नहीं तो क्या है, वॉल्यूम है किसका, ये पैरेललोपिपेड का। समझा? इस वजह से ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्यों, सोचो, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में होना। अगर मैं आपको बोलूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या ये कोप्लेनर है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी कोप्लेनर है, हाँ है, ये इसी प्लेन में है ना। अब अगर मैं आपको पूछूं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर है क्या, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होना है क्या, नहीं है। समझा क्या? अगर आप ये क्लासरूम समझो तो ये आपका, लेट्स से इसको वेक्टर ए बोल दो आप, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अगर मैं ये फ्लोर को एक प्लेन मानता हूं तो वेक्टर बी और वेक्टर ए ये कोप्लेनर रहेंगे। बट अगर मैं तीनों बोलूं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों प्लेन में है क्या, नहीं है, तो कोप्लेनर ये नहीं है। समझा? अब सोचो कि अगर तीनों कोप्लेनर हो जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो ऑलरेडी कोप्लेनर है। अगर ये तीसरा वेक्टर जो ऐसा था वो भी इसी प्लेन में आ जाए, जो इस तरीके से है, वो भी वहीं पे आ जाए जहां पे ये प्लेन है। अरे ऐसे मान लो ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर सी। अब ये वेक्टर सी जो ऐसा खड़ा है, ये अगर गिर के नीचे आ जाए इसी प्लेन में तो ये क्लासरूम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्लासरूम ही नहीं रहेगा तो वॉल्यूम। अच्छा पहली बात तो ये वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम पता है क्या किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ही नहीं पता किसको बोलते हैं। किसको पता है वॉल्यूम, बोलो क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्लास में वॉल्यूम कौन सा है अभी, हाँ क्या, डर क्यों रहे, गलत हुआ तो क्या, गलत हुआ तो बोलेंगे ही नहीं क्या। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्रणल, वॉल्यूम, हाँ ये जो क्लासरूम में जो स्पेस दिख रही है इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ तो अगर ये तीसरा वेक्टर सी आपका इसी प्लेन में आ गया जहाँ पे वेक्टर ए और बी है तो फिर ये क्लासरूम ही नहीं रहेगा, क्लासरूम नहीं रहेगा तो वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे वॉल्यूम क्या है उसका, 0 है। तो देखो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी के लिए 0 कब रहेगी, जब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए। समझा क्या, पक्का? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है। और वैसे एक टेट्राहेड्रन, हालांकि इसका प्रूफ अपने को करना है, पैरेललोपिपेड का प्रूफ अपने को करना है, और इस बार तो टेट्राहेड्रन का प्रूफ भी बोर्ड एग्जाम में आया था। अब ये टेट्राहेड्रन इस तरीके से जो डायग्राम दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। इसके कितने वर्टेक्स रहेंगे, 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4। तो मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, ओ ए बी सी। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये हो गया आपका वेक्टर सी। तो इसके 3 साइड हैं, हालांकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे साइड्स है बट अपन ने इन्हीं को 3 लिया ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसके भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, साइड्स है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन का फॉर्मूला है 1/6 बॉक्स में ए बी सी। इन दोनों के प्रूफ हम लोग देखेंगे बट फिलहाल इसको प्रॉपर्टी में आप इन्वॉल्व कर लो। ठीक, तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। उस प्रॉपर्टी में एक पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड।
अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का जो फॉर्मूला था वो था बॉक्स प्रोडक्ट ABC, याद है क्या? तो उसी प्रॉपर्टी को अपने को प्रूफ भी करना है, बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ आता है, तो इसलिए ठीक से समझने की कोशिश करो। क्या बोला गया? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विद को टर्मिनस एजेस वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C इज बॉक्स प्रोडक्ट ABC। तो एक आपके सामने पैरेललोपिपेड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? ये पैरेललोपिपेड है, तो इसमें हम लोग इसे वेक्टर A मान लेते हैं, ये आपका वेक्टर A है, OA को वेक्टर A, इसे वेक्टर B और इसे वेक्टर C। तो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C को हम लोग कहते हैं को टर्मिनस एजेस। क्या बोलते हैं? को टर्मिनस एजेस। एजेस का मतलब साइड, एजेस का मतलब क्या है? साइड है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो ये आएगा, बॉक्स ABC। आपको बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला जो कभी आपने 9, 10 में के अच्छा मान लो अगर मुझे इस क्लासरूम का वॉल्यूम निकालना है, ये ऐसा क्लासरूम है, इसका वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालो? वॉल्यूम मतलब ये स्पेस। कौन बताएगा? देखते ना मैथ्स कितना समझता है तुमको। बेस इंटू हाइट। बेस मतलब कौन बताएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वो भी समझ में आता है, ये तो बेसिक। कैसे वो तो बताओ, लेंथ कौन सी रहेगी, ब्रेथ कौन सी रहेगी, हाइट कौन सी होगी? वही तो बोल रहा हूँ, ये क्लासरूम को आप समझो, समझ लो आप खुद को इंजीनियर। ये बेस, ये लेंथ और ये हाइट। तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ बेस निकाल लेना है। ये जो फ्लोर है इसका एरिया निकाल लो और इसको क्या करो? हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इतना ही आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये जितना भी कवर्ड करेगा वो क्या रहेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझा क्या? समझा क्या? हाँ। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे बेस कौन है आपका? अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, ये बेस OADB, ये क्या है आपका? बेस है। और ये बेस आपको कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है? स्क्वायर दिखाई दे रहा है। कौन है स्क्वायर? स्क्वायर किसको दिखाई दे रहा है? पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है ना? है क्या? पैरेललोग्राम है क्या? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है, याद है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमने फॉर्मूला बताया है। 2 फॉर्मूला लिखा के दिया है, एक एडजेसेंट साइड अगर है तो, और एक डायगोनल है तो। अब इसको आप पैरेललोग्राम मान लो, ये बेस को, तो इसके आपको क्या पता है? एडजेसेंट साइड पता है, वेक्टर A पता है और वेक्टर B पता है। सो यहाँ अपन एरिया ऑफ बेस OADB क्या है बोलो? एडजेसेंट साइड पता है तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मॉड ऐसा लगाते थे, याद है क्या? ये क्या मिला अपने को? एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर से बोलो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस तो मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए? हाइट। इसकी हाइट चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये हाइट है क्या? ये हाइट है? गधे हो तुम लोग। इस क्लासरूम की हाइट कौन सी है? ये हाइट है ना? अब आप ऐसे समझो कि ये क्लासरूम के एक वॉल है, ये वाली, इसको मैंने इधर से फोर्स लगाया, इमेजिन करने की कोशिश करो, तो ये क्लासरूम कुछ ऐसा हो गया, उसके सारे फेसेस ऐसे बन गए। वो नहीं कि आप बचपने में कभी वो बॉक्स, खड्डे का बॉक्स आता था, टीवी वगैरह, उस अभी तो टीवी फ्लैट आती थी, उस टाइम पे वो बड़ी ज़्यादा टीवी आती थी, उसका बॉक्स जो होता था एक क्यूब के शेप में होता था, तो उसके जो फेस है वो ऐसे वर्टिकल होते थे, परपेंडिकुलर होते थे। आपने उसको एक तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या अब उसके फेसेस वर्टिकल रहेंगे क्या? वो कुछ ऐसे होने के बजाय ऐसे हो जाएंगे। तो अब उस बॉक्स की हाइट ये रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो फिर अब तुम कैसे बोल रहे हो इसकी हाइट ये है? हाइट का मतलब वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझा क्या? ये आप इसको हाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ग्राउंड के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। अगर मान लो किसी ने उधर से ना वॉल पे प्रेशर किया और वॉल को जैसे सीधी वॉल के साथ टेढ़ा कर दिया, तो आपके ये हाइट रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हाइट तो परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए ना। समझ में आया क्या? तो इसको अपन हाइट
नहीं बोलेंगे, हाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हाइट बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने इस पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको अपन नाम दे देते हैं m। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो CM है ये हाइट होगी बॉक्स की? हाइट अपने को पता करना पड़ेगा ना, हाइट पता करना मतलब ये लेंथ पता करनी होगी। तो एक काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देख लेना, ये M पॉइंट कहाँ है? M पॉइंट बेस पे है, और अगर ये O पॉइंट देखा जाए तो ये भी बेस पे होगा। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बन जाएगा, बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से समझो। ये वाला पॉइंट तो बहुत आसान है, इसमें एरिया ऑफ बेस निकालना। इसमें जो मेहनत करनी है वो है बस आपको हाइट निकालने के लिए। हाइट निकल गया तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं A और B का क्रॉस करता हूँ, A और B का क्रॉस करता हूँ, मुझे क्या मिलता है? A और B का क्रॉस करने पे अपने को एक थर्ड वेक्टर इन दोनों को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। तो जैसे मान लो ये थर्ड वेक्टर है, समझा? ये आपका थर्ड वेक्टर है। थर्ड वेक्टर मतलब ये क्या आपका A क्रॉस B है, A क्रॉस B। इस A क्रॉस B ने इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल तैयार किया होगा, किसके साथ? B के और C के साथ, और ये एंगल कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, ये कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा ना। मान लेता हूँ ये एंगल क्या है अपना? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। अब एक बात बताओ, क्या ये CM और ये B क्रॉस C पैरेलल होंगे क्या? बहुत सारी चीजें एक साथ, सारी चीजें सोचना पड़ेगा आपको। CM इसको कैसा है? बेस को परपेंडिकुलर, और ये A क्रॉस B बेस A और B को कैसा है? तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए क्या? तो ये A क्रॉस B और ये अपना CM क्या है? पैरेलल है। अब दो लाइन पैरेलल है और ये एक एंड और दूसरे एंड में ज्वाइन हो रहा है, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल कुछ बड़ा होगा तुमने। ये अगर थीटा है तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ? थीटा बोल सकता हूँ, थीटा। अब इस डायग्राम में से इसको निकालो बाहर, ये वाली डायग्राम। ये आपका O, ये आपका M पॉइंट और ये आपका C पॉइंट। O से ये वेक्टर C है ना, है क्या? ये वेक्टर C है, देखो O से वेक्टर C है। अगर मैं आपको बस इसकी लेंथ पूछूं, O से C तक की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ क्या मॉड ऑफ वेक्टर C होगी क्या? लेंथ मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, वेक्टर C की लेंथ यानी क्या? मॉड ऑफ वेक्टर C ना। तो ये O से C तक की लेंथ पूछ रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ वेक्टर C हो जाएगी। ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? C से M तक की लेंथ, हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब C से M तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा लगा रहा हूं। cos थीटा क्या कहता है? cos थीटा एडजेसेंट साइड की लेंथ, एडजेसेंट साइड की लेंथ मतलब किसकी लेंथ? CM की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस की लेंथ यानी मॉड ऑफ वेक्टर C। समझा? तो ये CM की लेंथ यानी हाइट है ना, CM की लेंथ मतलब हाइट, और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर C। मॉड ऑफ वेक्टर C को इधर लेके जाता हूँ तो हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर C इंटू कॉस थीटा। चलो मेहनत करके हाइट तो निकल गई अपनी। यही करना था आपको, हाइट एक बार निकालना था। एरिया ऑफ बेस आपको पता ही है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस, ये देखो एरिया ऑफ बेस मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इनटू हाइट मॉड ऑफ वेक्टर C इनटू कॉस थीटा, ठीक है। और यही आपका बॉक्स ABC है, यही क्या आपका बॉक्स ABC। अब ये कैसे आया वो देखते हैं कि मैं इसको बॉक्स ABC कैसे बोल रहा हूँ। उसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट की एक बार डेफिनेशन बतानी होगी। वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट बोलो। मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा,
मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसमें थीटा क्या है? एंगल किसके बीच का? वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अगर मैं ऐसा पूछूं कि वेक्टर m डॉट वेक्टर n का फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर m मॉड ऑफ वेक्टर n कॉस थीटा। इसमें थीटा क्या होगा? m और n के बीच का एंगल। अच्छा, अगर आप इससे ये लिख सकते तो इससे ये भी लिख सकते ना। फिर अगर मैं इससे ये लिख सकता तो इससे वापस ये भी लिख सकता हूँ। अब सोचो कि मेरे पास मॉड ऑफ वेक्टर p है, मॉड ऑफ वेक्टर q है और cos थीटा, और मुझे ये बात पता है कि थीटा जो है p और q के बीच का एंगल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वेक्टर p डॉट वेक्टर q लिख सकता हूँ। समझा? अब फिर से सोचो कि मेरे पास मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, मॉड a क्रॉस b है, फिर मॉड वेक्टर c है और फिर साथ में है cos थीटा, और मुझे ये बात पता है कि थीटा जो है मॉड ऑफ वेक्टर c और मॉड ऑफ a क्रॉस b के बीच का एंगल है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर c। समझा क्या? समझा? और यही तो आपका बॉक्स भी है ना, ABC। समझा? तो देखो यहाँ पे वही तो लिखा था, मॉड a क्रॉस b इंटू मॉड वेक्टर c इंटू कॉस थीटा। इसमें थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है? मॉड ऑफ वेक्टर c या वेक्टर c और a क्रॉस b के बीच का एंगल। क्या वाकई में है क्या? डायग्राम में भी देख लो, देख लो क्या थीटा वेक्टर c और वेक्टर a क्रॉस b के बीच का एंगल है? हाँ है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बॉक्स ABC। अरे समझा क्या? तो यह है आपका प्रूफ किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। सो नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मिनस एजेस ABC इज 1/6 बॉक्स ABC। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड में सिर्फ बॉक्स ABC है और इधर 1/6 बॉक्स ABC है। इससे पहले कभी भी, ठीक है ना, अगर कितने भी साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो क्लास 12 के, कभी भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का प्रूफ नहीं आया है। बट इस साल 2023 में पहली बार उन्होंने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का प्रूफ पूछा है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। इसमें हम लोग इसको एक वेक्टर ए बोल देते हैं, OA को वेक्टर ए लिया, OB आपके लिए वेक्टर बी हो जाएगा और OC आपके लिए वेक्टर सी और ये आपके लिए वेक्टर बी। समझा? तो OA यानी कि वेक्टर ए, OB यानी कि वेक्टर बी, OC यानी कि वेक्टर सी, ये क्या है? कोटर्मिनस एजेस। एजेस का मतलब साइड, कोटर्मिनस का मतलब एक ही पॉइंट से ये साइड स्टार्ट हो रहे, देखो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोटर्मिनस एजेस। तो पहले हम लोग आते हैं एरिया ऑफ बेस पे, एरिया ऑफ बेस। अब अगर आप पैरेललोपिपेड के साथ कंपेयर करो तो उसका जो बेस था वो कौन से शेप में था? पैरेललोग्राम के शेप में था, इसलिए वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाया था। यहाँ अगर आप देखो तो इसका बेस कौन से शेप में है? ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है क्या? ये बेस है आपका, ये वाला बेस है, हाँ, समझा? तो ये है ट्रायंगल के शेप में। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, और ट्रायंगल कौन सा? ये ट्रायंगल है ना, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है? ए और बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड और हाफ। या क्या मिल गया आपको? एरिया ऑफ बेस। समझा? तो एरिया ऑफ बेस पैरेललोपिपेड में निकालना भी इजी है और यहाँ पे भी इजी है। अब वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत किसके लिए करनी पड़ी? हाइट के लिए। यहाँ पे भी आपको हाइट निकालना ही होगा। अगेन फिर से हाइट देखो, सोचने वाले शायद सोच सकते हैं कि सर ये तो अपने को कुछ परपेंडिकुलर जैसा ही दिख रहा है, तो ये तो हाइट है। नहीं, ये हाइट नहीं है। अगर आप उस डायग्राम को इमेजिन कर पाओ तो ये कुछ ऐसा है, हाँ, ये ट्रायंगल, आपने वो टेंट तो देखा ही होगा ना, ठीक है ना, हाँ, ये देखो, ये ऐसा कुछ है। ये जो ट्राइपॉड है आपका, अगर मैं इसको फिक्स कर दूँ ना पूरा, इधर से कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ भी लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। तो क्या मैं अभी इधर से जब आप देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सर ये तो सीधा ही है, इधर से देख रहे हो। अगर आप इस चीज को अगर मैं आगे से देखूंगा तो ये मुझे सीधा दिख रहा है क्या? ये सीधा नहीं है। सीधा का मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। ये दिख रहा है कि ये एक साइड, ये ट्राइपॉड की एक साइड हो गई, हाँ, ये दूसरी साइड, ये ट्राइपॉड की दूसरी साइड हो गई।
और ये जो तीसरी साइड आपको दिख रही है ट्राइपॉड की तीसरी साइड है, क्या ये हाइट है क्या? अगर मैं बोलूँ ये ट्राइपॉड है, ये हाइट है क्या? नहीं है, हाइट नहीं है। तो क्या मैं इसको हाइट बोलूँगा क्या? नहीं। हाइट अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना होगा, समझा क्या? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, समझा? तो CM क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। दिखा क्या? पक्का? तो अपने को इसके हाइट पता करना है, CM की हाइट पता करना है। फिर से ये A है और ये B है, अगर मैं A और B का क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर। और वो थर्ड वेक्टर इस बेस को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए क्या? देखो ये आपका क्या हो गया? A क्रॉस B, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैसे दिखने चाहिए? पैरेलल, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे इसको क्या बोल देता हूँ? थीटा। अच्छा ये लिखना पड़ेगा, अपन ने पिछले वाले थ्योरम में थीटा के बारे में लिखा नहीं है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर C एंड A क्रॉस B। थीटा क्या है? वेक्टर C और A क्रॉस B के बीच का एंगल है। अब इस डायग्राम में से इसको बाहर ले लो, ठीक है? कौन सा? ये O, ये M, ये C। अगर मैं इसे थीटा बोल रहा हूं तो क्या इसको भी थीटा बोल सकता हूं? अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये आपका थीटा हो गया। अच्छा ये अपना वेक्टर C है ना, है क्या? ये वेक्टर C है, तो इसकी लेंथ अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर C। अपने को क्या निकालना है? ये CM की लेंथ। तो यहाँ अपन लगाते हैं फिर से वही cos थीटा। cos थीटा क्या कहता है? cos थीटा क्या कहता है? एडजेसेंट साइड, मतलब CM की लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस की लेंथ, यानी मॉड ऑफ वेक्टर C। ये क्या है यार? हाइट अपॉन में ये क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर C। इसको इधर लेके गया तो हाइट आपको मिल जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी? ये इधर जाने पे मॉड ऑफ वेक्टर C इंटू कॉस थीटा। हाँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये समझा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नहीं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का ये नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ध्यान में रखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को अगर वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उधर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना था तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि वहां पे जितना बेस था उतना ही अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो सेम ही था, इसलिए वहां पे सीधा सीधा एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई किया गया। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो में तो नीचे में जो एरिया है वो अगर मैं उसी को ऊपर लाऊं तो एरिया सेम है क्या? नहीं है, कम होते जाएगा। और ये कितने से कम हो रहा है? 1/3 से। कितने से कम हो रहा है? 1/3 से। अब इतना डिटेल में जाना और अपने लिए परेशानी हो सकती है कि 1/3 से कैसा कम हो रहा है। बट आप फिलहाल के लिए ध्यान में रखो कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आ रहा है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलो, एरिया ऑफ बेस पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, इसमें रख लेते हैं। सो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है? 1/2 बॉक्स A क्रॉस B का मॉड, और हाइट कितना है? मॉड ऑफ वेक्टर C cos थीटा। ये देखो 1/3 इंटू 1/2 1/6, और ये क्या बनेगा? बॉक्स बनेगा ना, बॉक्स A B C। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। समझो? तो इसको ठीक से लिख के रखो। अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।